तो स्टूडेंट्स हाजिर हूं अपने नए नवेले फ्रेश वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं ट्रांसलेशन। जी हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते करते मैं ट्रांसलेशन पे आ गया। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे ख्याल से जितना मैंने पढ़ा दिया उतनी प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है। तो अब मैं जो ट्रांसलेशन की एक दो वीडियो लेक्चर डालूंगा जिसमें ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको आदत प्रकट करने वाले सेंटेंस जो इटर्नल ट्रूथ होते हैं इनको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको हर एक रूल इतने क्लियर तरीके से समझा रखा है कि यदि वीडियो आप लेक्चर आपने पूरा देख लिया तो आपके सामने कभी भी आदत प्रकट करने वाले शब्द जो इटर्नल ट्रूथ वाले सब सेंटेंस होते हैं ये कभी भी आपको दिक्कत नहीं देने वाले। कहीं भी आपके सामने आए, कुछ भी आए, तुरंत आप उसका आराम से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब ज्यादा देर नहीं करते, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास। और मेरे चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखते हैं तो भी तभी मेरा वीडियो लेक्चर आप तक सही समय पहुंच जाता है। और जैसा कि मैं देखता आ रहा हूं कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं केवल 49% लोगों ने ही मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। 51% आते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। अरे भाई, वीडियो अच्छा लगता हो तो एक बार सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो जितने भी वीडियो लेक्चर अपलोड होंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अब चलते हैं वीडियो में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं आदत और कार्यों को बार बार दोहराने की जो आदत वो होती है, पुनरावृत्ति, इसके बारे में बताने वाला हूं। जैसे किसी के बारे में कहा गया कि वो शराब पीने का आदी हो चुका है, वो बीड़ी पीने का आदी हो चुका है, वो यहाँ रोज सुबह खेलने आया करता है। इस टाइप के सेंटेंस यदि आपके सामने आ जाए तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो देखिए, शुरुआत में आपको कुछ ऐसे सेंटेंस, साधारण से वाक्य मिलते हैं कि मैं सदा बिछावन पर पढ़ा करता हूं, वह मछली चावल पसंद करता है। इस टाइप के सेंटेंस में आपको पास्ट इंडेफिनिट में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो क्या पास्ट इंडेफिनिट जैसा ही रूल इसमें लगाया जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट में अगर यदि आपको आदत प्रकट करनी है तो यूज्ड टू का प्रयोग करता है। लेकिन ऐसे जो जब भी ये प्रेजेंट में आ जाए सेंटेंस जिसमें आदत प्रकट की जा रही हो तो इसमें आपको यूज टू का यूज नहीं करना है। यूज टू अगर गलत कर दिया, जैसे यहाँ पे आपने कर दिया कि मैं सदा बिछावन पर पढ़ा करता हूं, तो ये अगर लिख दिया आई यूज टू रीड ऑन बेड, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। इस सेंटेंस को आपको नहीं एक्सेप्ट करना है, क्योंकि यूज टू का यूज यहां प्रेजेंट टेंस में कभी नहीं किया जाता है। यूज टू का यूज आपको हमेशा पास्ट टेंस में करना है। तो मैं सदा बिछावन पर पढ़ा करता हूं, अगर इसको ट्रांसलेट करना है आपको तो कुछ इस प्रकार से करना होगा कि आई ऑलवेज स्टडी ऑन बेड। मैं सदा बिछावन पर पढ़ा करता हूं, वह मछली चावल पसंद करता है, तो ये हो जाएगा ही लाइक्स फिश एंड राइस। मतलब ये सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है कि बस आपको करना क्या है कि आपको बस सब्जेक्ट दे देना है। इसके बाद में ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट, और उसके बाद ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस दिख रहा है तो आपको प्रेजेंट टेंस का रूल लगा देना है। प्रेजेंट टेंस का पूरा रूल इसमें आपको लगा देना है, इसमें आपको कुछ करना नहीं, बस साधारण सा वाक्य। इसके आगे आपको और भी अलग अलग तरीके के वाक्य मिलेंगे। ये मत समझिए कि ये शुरुआत हुई है तो कुछ छोटे छोटे नॉर्मल से सेंटेंस आपको मिलते चले जाएंगे। आगे बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस आपके सामने आ रहे हैं। शुरुआत मैंने छोटे से इसलिए की है कि आप एक हैचुअल हो जाए कि आपको ट्रांसलेशन इसी प्रकार के सेंटेंस को करना है। तो बस इसको ट्रांसलेट करने के लिए ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट टेंस, जैसा सेंटेंस दिख रहा है उसको उसी तरह ट्रांसलेट कर दीजिए। कभी भी प्रेजेंट टेंस में जो भी आप आदत प्रकट कर रहे हो तो यूज टू का यूज आप कतई मत कीजिए। ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है, इसको आप मान के चलिए, इसको आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो आप इसे ये ध्यान रखें कि यूज टू का यूज आपको नहीं करना, बस सीधा सा जो सेंटेंस जैसा दिख रहा है कि आई ऑलवेज स्टडी ऑन बेड, ही लाइक्स फिश एंड राइस, ये नॉर्मल सा सेंटेंस है, इसको इसी प्रकार से ट्रांसलेट करना है। क्लियर? तो इन दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन नोट कीजिए, इसके बाद फिर आगे बताता हूं। तो यह देखिए कुछ सेंटेंस मैंने और लिए कि वह रोज यहां आया करता है। यहां पे आपको देखिए ट्रांसलेशन किस प्रकार से करना है कि वह रोज यहां आया करता है या वह रोज यहां आता है। वो रोज यहां आता है अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इसको इसी प्रकार से ट्रांसलेट करना है जैसे कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ट्रांसलेट करते हैं कि वह रोज यहां आया करता है, तो ही कम्स हेयर
डेली, वो रोज यहाँ आया करता है, ही कम्स हियर डेली। अब ये जो होता है सूर्य पूरब में उगा करता है, यानी सूर्य पूरब में उगता है। यदि आपके सामने ऐसा सेंटेंस आए तो आप आराम से द सन राइजेस इन द ईस्ट कर देंगे। लेकिन अगर मैंने दे दिया कि सूर्य पूरब में उगा करता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें करना क्या है। इसमें करना कुछ नहीं, बस वही करना है कि जो आपने किया है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्लियर? हम रोज सुबह दांत साफ किया करते हैं, वी ब्रश। क्लियर? कुछ इसी प्रकार से करना है। अब इसी में अगर आपको निगेटिव देखने को मिल जाए कि जैसे वह शराब नहीं पिया करता है, वह शराब नहीं पिया करता है, तब आप क्या करेंगे? तब भी आप वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही रूल इसमें लगाएंगे कि ही डज नॉट ड्रिंक वाइन। क्लियर? कि आप वही लिखेंगे, ही डज नॉट ड्रिंक वाइन। या फिर आ गया कि वे धूम्रपान नहीं किया करते हैं, ये हो जाएगा दे डू नॉट स्मोक, दे डू नॉट स्मोक। क्लियर? तो यदि प्रेजेंट टेंस में आपको आदत प्रकट करने वाले सेंटेंस आपको मिल जाते हैं तो ध्यान रखिए कि उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट करना है। क्लियर? तो चलिए एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए। तो जो रूल मैंने आपको बताया था वो रूल मैंने लिख भी दिया है, जैसे कि यदि प्रेजेंट टेंस में आदत प्रकट करने वाले वाक्य मिलते हैं तो उन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस के नियमानुसार ट्रांसलेट करते हैं। ऐसे सेंटेंस में यूज टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस इटर्नल ट्रुथ का बोध करते हैं। इटर्नल ट्रुथ मतलब जो चिरंतन सत्य होता है। जैसे अभी जो सेंटेंस मैंने लिखा है वो सेंटेंस हमारे एकदम सत्य हैं, वो पहले भी सत्य थे, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य ही रहेंगे। तो ऐसे सेंटेंस जो बिल्कुल इटर्नल ट्रुथ का बोध कराते हैं उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट किया जाता है। क्लियर? और ऐसे सेंटेंस में कुछ एडवर्ब यूज की जाती है जो ये लिखी हुई है, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, ओकेजनली, यूजुअली, रेगुलरली, हार्डली, जनरली, समटाइम्स, नॉर्मली। ये सेंटेंस के अर्थ के अनुसार अलग अलग जगहों पे इन एडवर्ब का यूज किया जाता है। तो चलिए इस नियम को नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा रूल देखते हैं हम। तो अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से पाते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम कोई भी चीज दी होगी, उसके बाद को लगा रहेगा और को के बाद एक क्रिया दी होगी, क्रिया के बाद आपको ने लगा मिलेगा और ने के बाद की आदत है लगा मिल जाएगा। जैसे हो गया कि उसको दौड़ने की आदत है। क्लियर? कुछ ऐसे सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जो ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं तो उनका कुछ अलग से स्पेशल रूल नहीं है, थोड़े से एक वर्ड जोड़ दिया जाएगा और सेंटेंस आराम से ट्रांसलेट हो जाएंगे। लेकिन अभी यदि आपको दे दिया जाए इसको करने के लिए तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएं कि इसको किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए। लेकिन अभी इसका मैं एक रूल लिखे दे रहा हूं, रूल लिखने के बाद आपको आराम से पता लग जाएगा कि इसको ट्रांसलेट किस प्रकार से करना है। तो ये देखिए दो नियम लिखे हैं मैंने, इन दोनों नियम के आधार पर आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। चाहे इस नियम का यूज कीजिए चाहे इस नियम का यूज कीजिए। अंतर बस इतना है कि इस नियम में आपको इज, एम या आर लगाना है और उसके बाद इन द हैबिट ऑफ लगाना है। और इसमें क्या है या हैव का यूज करना, द हैबिट ऑफ लगाना है, यानी इन यहां से हट जाएगा कि उसको दौड़ने की आदत है तो ही इज इन द हैबिट ऑफ, और फिर वर्ब की आएगी फॉर्म, दौड़ना की वर्ब की आएगी फॉर्म रनिंग। क्लियर? और इसी को अगर दूसरा करेंगे तो ही हैज द हैबिट ऑफ रनिंग। क्लियर? यानी कि आप ध्यान रखिए कि हैज का प्रयोग जब भी आप यहां करें तो इसके लिए यहां से आप इन हटा देंगे और यहां पर जब भी जेएमआर का यूज करेंगे तो इन द हैबिट ऑफ डालेंगे। इस टाइप का सेंटेंस आपके सामने कभी भी आएगा तो आप इन्हीं दोनों नियम को लगाकर आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो चलिए इस नियम को नोट कर लीजिए, इसके बाद कुछ और इसकी एग्जांपल लेता हूं जिससे ये और आसानी से आपको समझ में आ जाए। यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए कि इनको यदि ट्रांसलेट करते हैं तो हो सकता है ये जो रूल अभी समझाया वो आसानी समझ में आ जाए कि उसे भीख मांगने की आदत है, तो ये हो जाएगा ही। क्लियर? या फिर लिख सकते हैं इसको हम ही हैज, या फिर उसे शिकायत करने की आदत है तो ये हो जाएगा ही इज इन द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग, या फिर ही हैज द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग, तुमको लगातार बोलने की आदत है तो यू आर
इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। अदर वर्ड अगर कोई आ रहा है, मतलब ध्यान रखिए कि पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है। इसके बाद यदि कोई सेंटेंस में और अन्य शब्द जुड़े होते हैं, कोई अलग से शब्द जोड़े हैं, तो उनको उनकी स्ट्रक्चर के बाद रखना है। से लगातार लिखा है तो लगातार को बाद में लिख दें कॉन्टिन्यूअसली। जयंत को पढ़ने की आदत है, तो जयंत हैज द हैबिट ऑफ रीडिंग। क्लियर? या फिर जयंत इन द हैबिट ऑफ रीडिंग। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं दूसरा स्ट्रक्चर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और ये जान भी गए होंगे कि अगर कहीं पर ऐसे सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो उनको इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट करना है। तो चलिए इन्हें नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ के इसका अगला स्ट्रक्चर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी रूल में यदि आप कहीं निगेटिव पा जाए तब क्या करेंगे? तो निगेटिव पाने के लिए आपको बस इज, एम, आर या हैज है, जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का यूज कर देना है, जिसे कहा गया कि उसे झूठ बोलने की आदत नहीं है। इस टाइप का आ गया कि उसे झूठ बोलने की आदत नहीं है, तो ये हो जाएगा ही हैज नॉट द हैबिट ऑफ अ लाई। क्लियर? या फिर हो जाएगा ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। क्लियर? यानी कि निगेटिव जब भी आपके सामने आए तो इनके जो हेल्पिंग वर्ब लगी हो, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप नॉट लगा दीजिए। इंट्रोगेटिव आए तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर लीजिए। बाकी सारे नियम जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाया जाता है, सब कुछ जो अभी तक पढ़ा आपने ट्रांसलेशन में, सब वही उसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। बस कुछ एक्स्ट्रा वर्ड थे जो आपको इस टाइप के सेंटेंस देकर कहीं भी यदि कंफ्यूजन हो रही होगी तो उसे दूर करने के लिए हम आए थे। क्लियर? तो इन रूल्स को नोट कीजिए, फिर इसका अगला रूल लेते हैं हम। तो अगले टाइप का सेंटेंस आता है आपके सामने कि कुछ इस प्रकार के सेंटेंस आ जाए कि वह डांट खाने का आदी हो चुका है। यानी स्ट्रक्चर आपको मिलेगा कर्ता प्लस का, की या के, उसके बाद आदि या अभ्यस्त, ये वर्ड देखने को मिलेगा, फिर क्रिया मिलेगी। तो इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कौन सा रूल आपके सामने आता है, ये आप सीखिए आज के। कभी भी यदि आपके सामने ऐसे सेंटेंस आ जाए कि वो डांट खाने का आदी हो चुका है, या वो शराब पीने का अभ्यस्त हो चुका है, या वो वहां जाने का आदी हो चुका है, तो इस टाइप के सेंटेंस आदि या अभ्यस्त, इस टाइप के सेंटेंस जब आपके सामने आए तो उनको किस प्रकार से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है वो रूल में लिखता हूं आपके लिए। तो यहां देखिए कि ये रूल आपके सामने आता है कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर, इनको लगाइए, उसके बाद यूज टू लगाइए या एक कस्टम्ड टू लगाइए, इन दोनों में से कोई एक वर्ड लगाइए और उसके बाद नाउन लगा दीजिए कि वह डांट खाने का आदी हो चुका है। तो यहां हो जाएगा ही इज यूज टू स्कॉल्ड, मतलब जो नाउन था डांट खाना स्कॉल्ड, या फिर ही इज एक्स्टम्ड टू स्कॉल्ड। क्लियर? तो इस टाइप के सेंटेंस जब भी आपके सामने आए तो आप इज या एम या आर का यूज कीजिए, उसके बाद यूज टू या एक्स्टम्ड टू का यूज कीजिए और उसके बाद सेंटेंस में जो अननाउन हो वो नाउन लिख दीजिए और सेंटेंस आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, इसके एग्जांपल लेता हूं मैं। तो अगला स्ट्रक्चर जो हमें मिलेगा कुछ इस प्रकार से मिलेगा, कर्ता प्लस क्रिया प्लस नाम प्लस क्रिया पसंद करता है, इस टाइप का सेंटेंस मिलेगा। तो ये क्रिया जो आपको मिलेगी ये ऑब्जेक्टिव पार्ट की क्रिया होगी, यह ऑब्जेक्टिव पार्ट की क्रिया होगी। अर्थात ये देखिए कि वह तैरना पसंद करता है, तो पसंद करता है ये मेन वर्ब क्रिया हो गई, और तैरना जो है ये बाद की क्रिया होगी जो ऑब्जेक्टिव पार्ट में आती है। इसको जो हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगा देंगे वर्ब। वर्ब क्या लगेगा? पसंद करता है। मेन क्रिया हमने क्या बताई है? पसंद करता। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, वर्ब के अनुसार हम लाइक या लाइक्स, इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड लगा देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट जैसा होगा यानी एक वचन होगा, ही सी इट होगा, किसी का नाम होगा तो लाइक्स लग जाएगा, या फिर आई बी यू दे होगा तो लाइक लग जाएगा। उसके बाद टू लगेगा और टू के बाद ये वाली वर्ब जो ना के साथ आई है, इस वर्ब का हम लोग यहां पे यूज करेंगे। क्लियर? कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब लाइक या लाइक्स, उसके बाद टू लगाकर जो पहले वाली हुई वर्ब है उसको हम लोग यूज करेंगे। या फिर कुछ हम लोग इसी प्रकार से कर सकते हैं दूसरे स्ट्रक्चर में इसी को, कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और इस वर्ब को लाइक या लाइक्स
इन दोनों में से कोई भी लगा देंगे और उसके बाद हम लोग टू लगाए हैं, इंफिनिटिव का यूज किया है, हम लोग यहाँ पे वर्ब जीरंड का यूज कर देंगे, यानी वर्ब प्लस आईएनजी लगा देंगे। क्लियर? जिसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा कि वह तैरना पसंद करता है, तो ये हो जाएगा ही लाइक्स टू स्विम, या फिर हो जाएगा ही लाइक्स स्विमिंग। तो जब भी आपके सामने ऐसा सेंटेंस आए कि वह तैरना पसंद करता है, वो खेलना पसंद करता है, वो पढ़ना पसंद करता है, इस टाइप के सेंटेंस पसंद करता है दिया जा रहा है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें सब्जेक्ट लगानी है और पसंद करता की इंग्लिश यानी लाइक या लाइक्स लगाना है। उसके बाद जो मेन वर्ब होगी, खेलना, कूदना, तैरना, पढ़ना, जो कुछ होगा उसको लास्ट में ले जाके आप या तो इंफिनिटिव बना दीजिए, टू लगा के उसे बना दीजिए, या तो उनके साथ आईएनजी लगा के उसे जीरंड बना के सेंटेंस की लास्ट में रख दीजिए और सेंटेंस हमारा इंग्लिश में आराम से ट्रांसलेट हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। ये छोटा सा रूल है कि कर्ता प्लस क्रिया ता ती ते क्रिया के साथ लगाए कि वह 7 बजे स्नान करता है, तो स्नान करता है क्रिया के साथ ही आपको ता है, ती है, ते है लगे हुए मिल जाएंगे। तो ऐसे सेंटेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो इनके साथ ज्यादा कुछ करना नहीं रहता है, आपको सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव का यूज कीजिए। जी हाँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन इसमें हैज हैव का, जिससे आपको बहुत सारे सेंटेंस ऐसे मिल जाते हैं जिसमें हैज हैव लगा होता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको कहां पर हैज हैव का यूज करना है, कहां पर नॉर्मल सा सेंटेंस आपको वर्ब यूज कर देनी है। तो ये सेंटेंस उसी रूप में आपके सामने है जहां पर आपको हैज हैव का यूज करना है। और ये ध्यान रखिए कि जब भी मेन वर्ब के साथ आपको ता, ती, ते ये सब जुड़े हुए डायरेक्ट मिल जाए तो वहां पे हैज हैव का यूज कीजिए। देखिए वह 7 बजे स्नान करता है, स्नान करना, स्नान करता है, स्नान करना, स्नान करते कि मेन वर्ब के साथ ही ता है जुड़ा हुआ मिल रहा है, तो यहां पर आपको हैज हैव का यूज करना है। क्लियर? तो हैज हैव यूज कीजिए। उसके बाद आप नाउन का यूज कर दीजिए, नाउन यदि आ रहा है तो नाउन का यूज कीजिए। उसके बाद जो अन्य वर्ड हो उन्हें यूज कर दीजिए, अदर वर्ड। क्लियर? ये कुछ इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो ही के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? हैज। और स्नान करता है, हिज बाथ, हिज बाथ, ही हैज हिज बाथ। और तब अदर वर्ड है, मतलब 7 बजे, तो 7 o'clock। ठीक है, ही हैज हिज बाथ एट 7 o'clock। तो ये आगे 2 एग्जांपल हैं। 2 एग्जांपल बस आप ध्यान रखिए कि इसमें कुछ ऐसे क्रियाएं होती हैं जो स्वयं के साथ खुद ही करते हैं लोग। तो खुद ही क्रिया जो अपने आप क्रियाएं करते हैं, जो अपने शरीर के लिए क्रियाएं करते हैं, उसमें आपको हैज हैव का यूज करके इन सेंटेंस को आराम से ट्रांसलेट करने रहता है। लेकिन यदि आप सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल यहाँ पे गलत साबित हो, तो गलत नहीं साबित हो रहा है। वो यदि आपको समझ में आता तो उसे करिए, वहां पे सेंटेंस आपका गलत नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इनको करेंगे, इस टाइप से सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो ज्यादा इफेक्टिव सेंटेंस आपके सामने निकल कर आएंगे। यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जानते हैं तो उसे कर दीजिए। इसको आप नहीं पता है, आपको इस रूल को यदि भूल गए हैं, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही याद रह गया है, तो आप उसे ही कर दीजिए, सेंटेंस आपका गलत नहीं हो सकता है। लेकिन यदि इस टाइप से करेंगे तो इफेक्टिव मिलेगा आपको कि वह 8 बजे नाश्ता करती है, तो सी हैज हर ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। यहां देखिए जो कुछ हो रहा है, जो करता है वो अपने साथ ही कर रहा है। वह सुबह बाग में टहलते हुए, सुबह, तो दे हैव अ वॉक इन द गार्डन एट मॉर्निंग। पहले भी बताया है, अभी बता रहा हूं कि जब भी ऐसे समस्या आपके सामने आए कि समय दिया हो, तो सेंटेंस में समय, आज, कल, या सुबह में, या दोपहर में, या रात में, ये सारे समय बताने वाले सेंटेंस जो वर्ड होते हैं, इनको सेंटेंस में सबसे आखिरी में लिखा जाता है। क्लियर? तो इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ के अगला नियम देखते हैं। तो अगला स्ट्रक्चर हम पाते हैं कि सेंटेंस कुछ हमें इस प्रकार से मिलेगा, कर्ता लिखा होगा, सदा या बराबर लिखा होगा, इसके बाद क्रिया लिखी मिल जाएगी, क्रिया के बाद हमें ता रहता है, या ती रहते हैं, या ते रहते हैं, इस टाइप के सेंटेंस मिल जाएंगे। जैसे कि अगर वह सदा झगड़ती रहती है, ये ऐसे सेंटेंस आपके सामने, वो सदा झगड़ती रहती है, वह बराबर बोलती रहती है, या तुम सदा खेलते रहते हो, इस टाइप का सेंटेंस यदि आपके सामने आए तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये आज इस सेंटेंस में हम लोग सीखेंगे। तो इसका जब हम स्ट्रक्चर इंग्लिश में बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर, जो कि सब्जेक्ट अकॉर्डिंग जरूरत होगी वो लगाएंगे। उसके बाद फिर लगा देंगे कॉन्स्टेंटली
या फिर लगा देंगे ऑलवेज, या फिर लगा देंगे कंटिन्यूअली। बाद हम लोग लगा देंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। क्लियर? ये स्ट्रक्चर हम अपनाएंगे ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कि कैसे होगा कि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा झगड़ती रहती है तो इस जगह शी, और शी के अकॉर्डिंग में क्या लगाना, इज लगाना, और फिर सदा झगड़ती रहती है तो इस तीनों में से कोई लगा दीजिए। तो कॉन्स्टेंटली लगा देते हैं, कॉन्स्टेंटली, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, झगड़ने की आईएनजी फॉर्म क्वेरलिंग, शी इज कॉन्स्टेंटली क्वेरलिंग। इस प्रकार से और एग्जांपल लेता हूं मैं, तो दो एग्जांपल और लेके वह सदा भनभनाती रहती है, इसको इंग्लिश में करेंगे तो हो जाएगा कि शी इज ऑलवेज मटरिंग। मटरिंग का मतलब भनभनाना हुआ या बुड़बुड़ाना हुआ, या फिर वह बराबर से खुजलाता रहता है तो ही इज कॉन्स्टेंटली क्रैचिंग हिज हेड। क्लियर? तो अब आपके सामने अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आराम से उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो अगला स्ट्रक्चर हम पाएंगे कि कर्ता प्लस क्रिया प्लस करता था या करती थी या करते थे, इस टाइप के सेंटेंस मिलते हैं, इस स्ट्रक्चर को मिलता है। ये शायद आपने अभी तक पास्ट इंडेफिनिट में ही पढ़ा होगा कि करता था, करती थी, करते हैं, तो उसी प्रकार से इसमें भी होगा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस का जो आदत प्रकट करने वाला सेंटेंस है, और अब ये है पास्ट टेंस में आदत प्रकट करने वाला शब्द। तो पास्ट टेंस में जब भी आदत प्रकट करने वाले शब्द आएंगे तो आप लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यूज्ड का प्रयोग कर दीजिए, और उसके बाद लगा देंगे इंफिनिटिव। मतलब बहुत से लोग बताते हैं यूज्ड टू लगाइए उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए, ऐसा कुछ नहीं होता। इसको लिखने का स्ट्रक्चर एकदम सही यही होता है कि सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस इंफिनिटिव। और यदि इनको निगेटिव में बनाना आपके सामने आ जाए, कभी आपको इनको निगेटिव बनाना कि वो यहां नहीं आया करता था, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट लगाइए और सब्जेक्ट के बाद यूज्ड का प्रयोग कीजिए, यूज्ड उसके बाद नॉट लगाकर, तब आप इंफिनिटिव का यूज कीजिए, इंफिनिटिव। और यदि इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट के साथ यूज का प्रयोग कर दीजिए, डिड नॉट यूज प्लस यहां पे तब इसके बाद इंफिनिटिव आ जाएगा। क्लियर? यानी कि ये निगेटिव बनाने का ये दो स्ट्रक्चर होता है कि जब आपको आदत प्रकट करने वाला पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस मिल जाए, निगेटिव मिल जाए, तो आपको निगेटिव इस प्रकार से बनाना है। अदरवाइज इसको सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस इंफिनिटिव, और उसके बाद अदर वर्ड जो हो उसके बाद अदर वर्ड ही लिखेंगे हम लोग। क्लियर? जैसे वह मुंबई में रहा करता था तो ही यूज्ड, अब फिर रहना मेन वर्ब है तो इसकी इंफिनिटिव टू लिव। अब कहां रहता था? इन मुंबई, मुंबई। जैसे तुम यहां विगत वर्ष नहीं आया करते थे तो यू यूज्ड नॉट टू कम हियर लास्ट ईयर। यह तरीका यूज कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं यू डिड नॉट यूज टू कम हियर लास्ट ईयर। लेकिन अगर कहीं पर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव मिल जाए तब आपको ये स्ट्रक्चर नहीं यूज करना, तब आपको इसी का यूज करना है। डिड को आगे उठा के लगा दीजिए कि क्या वो ये खेल खेला करता था, तो डिड को पहले लगा दीजिए और उसके बाद बाकी जो स्ट्रक्चर हो उसी प्रकार से करेंगे। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अगर पास्ट टेंस में आपको आदत प्रकट करनी हो तो आप यूज्ड प्लस इंफिनिटिव का यूज कीजिए, और यही यूज्ड अगर निगेटिव में बनाना हो तो यूज्ड के बाद नॉट लगा के इंफिनिटिव लगाइए, या फिर डिड नॉट का यूज करके आप उसमें इंफिनिटिव यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है, और उम्मीद करता हूं इस वीडियो लेक्चर में जितने भी रूल समझाए हैं वो आपके समझ में 100% आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, समय है, क्योंकि आने वाले मेरे जितने भी वीडियो लेक्चर हैं बहुत ही काम के होने वाले हैं। तो सब्सक्राइब किए हुए वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। तो मिलता हूं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।